जल का निर्माण कैसे हुआ है? किसका भाग है पहले तो ये बताओ। अराकानियोमा का भाग है। ठीक है, किससे निर्मित है? बालू। बालू पत्थर से निर्मित है। और इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? इसकी विशेषताएं बताओ पहले तुम मुझे। बस इतना ही पढ़ा था? हाँ, सरामती चोटी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो नागा पहाड़ी में। ठीक है, अब ऊपर से शुरू करते हैं अपन इसको, अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? पटकाई बूम। उसके बाद नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को अलग करती कौन सी? बराइल पहाड़ी। उसके बाद मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और एक लेमा तोल। ठीक है, इसके अलावा नीचे आते हैं अपन मिजोरम में मिजो पहाड़ी। उसके बाद त्रिपुरा की तरफ चलते हैं, त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा से ऊपर असम की तरफ भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, और बस इतनी बातें थी इसमें। शिवालिक में भाई हिमालय बोलते हैं, और एक आध पॉइंट और लिखवाए थे शायद मैंने इसमें। बस इतने ही थे क्या? चलो ठीक है। इसके बाद अपन ने इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था। प्रादेशिक विभाजन में इधर से शुरू होता है, ऊपर नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत से लेकर के और कहाँ तक? सतलज नदी तक। वो तो है, पर उसके बाद जो अपन कश्मीर या पंजाब हिमालय की बात कर रहे हैं, तो सतलज तक कितने किलोमीटर? 560 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ बता दो मुझे फटाफट से। K2, नंगा पर्वत, और इसकी श्रेणियाँ। सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो गई? K2 हो गई। इसके बाद इसमें श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर श्रेणी। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, तो कुमाऊं हिमालय शुरू हो जाता है। कुमाऊं हिमालय की मुझे लेंथ बता दो। 320 किलोमीटर। और क्या पढ़ा था इसमें अपन ने? चोटी पढ़ी थी नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, और एक और लिखवाई थी। अच्छा ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ते हैं, तो कौन सा हिमालय शुरू हो जाता है? नेपाल हिमालय शुरू हो जाता है। कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और बाकी मनासालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बचता है अपना? लास्ट में असम हिमालय बचता है, 720 किलोमीटर। इसमें जो नामचा पर्वत चोटी पड़ती है, कहाँ पड़ती है? चीन में पड़ती है। और क्या पढ़ा था इसमें अपन ने? अच्छा, ये पढ़ा नहीं अपन ने। चलो, तो क्या लास्ट कौन सा पूरा किया है? नेपाल हिमालय। इसमें आप आगे हेडिंग डाल लो। पहले तो बताओ कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता। लिख लो, काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय। क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रादेशिक विभाजन किसने दिया? सिडनी बुरार्ड ने। लेंथ लिख लो 800 किलोमीटर। माउंटेन पीक्स लिखो। सबसे ऊंची कौन सी? माउंट एवरेस्ट। फिर लिख लो धौलागिरी, अन्नपूर्णा। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनासालू, एपी, गौरी शंकर। बच्चों मेरी तरफ शक्लों की तरफ मत देखो मेरी। तुम लोगों को ये 2 दिन से रटवाने में लग रहा हूं मैं ये। नेपाल हिमालय की चोटियां एक बार बोलूंगा बस मैं अब। मकालू, मनासालू, कंचनजंगा, गौरी शंकर, एपी। लिखो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। कौन कह रहा है? ये सिडनी बुरार्ड कह रहा है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग। अब आगे डालो हेडिंग असम हिमालय, 720 किलोमीटर। किस किस के बीच में? तीस्ता और दिहांग, ब्रह्मपुत्र। 720 किलोमीटर तीस्ता व दिहांग के मध्य।
सबसे ऊंची चोटी इसकी नामचा बरवा, ब्रैकेट में चीन लिख लेना उसके, और एक लाइन और लिख लो इसमें, हिमालय का सबसे संकरा भाग। बताया था मैंने आपको, हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम में, और पूर्व तक जाते जाते क्या है? सकड़ा होता जाता है वो। लिख लिया? अब हेडिंग डालो, हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। अब इनको क्रम से लिख लेते हैं, इनके लेंथ के, उसके सॉरी हाइट के हिसाब से। हिमालय की प्रमुख प्रमुख पर्वत चोटियां, मेन माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय। K2 कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, गशेरब्रूम, गशेरब्रूम। अब इसमें गशेरब्रूम क्या है? 4 हैं, ठीक है। तो गशेरब्रूम फर्स्ट, तो ऐसे लिख लेना, गशेरब्रूम लिखा, उसके आगे फर्स्ट लिख लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 माउंटेन पीक है, चारों का नाम गशेरब्रूम है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनको नाम दे रखा है। कहाँ पर है? पीओके में पाई जाती है। ब्रैकेट में पीओके लिख लो इसके आगे। मशेरब्रूम अगली लिखो, गशेरब्रूम पीओके, मशेरब्रूम पीओके, बतूरासार, बतूरासार पीओके, रकापोशी पीओके। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? कंचनजंगा, ठीक है, जो कहाँ पड़ती है? नेपाल में, और भारत के उसमें अविवादित क्षेत्र में पड़ती है। पर अगर बात करें पूर्ण रूप से, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ रहा है? पीओके में पड़ रहा है। तो लिख लो, K2 के आगे भी ब्रैकेट में लिख लो पीओके, K2 लिखा है, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो पीओके। कंचनजंगा में लिख लो नेपाल अविवादित क्षेत्र ब्रैकेट में। नंदा देवी के आगे ब्रैकेट में लिख लो पूर्ण रूप से भारत में। ठीक है, और क्या बचा? गशेरब्रूम, मशेरब्रूम भी पीओके, बाकी सब पीओके, ठीक है, कुछ नहीं है अपने पास। अब इसमें लिख लो मुख्य भ्रंश, मुख्य भ्रंश, मेन फॉल्ट्स ऑफ हिमालय, हिमालय के मुख्य भ्रंश। भ्रंश समझते हो? तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और फिर मैदान। आया समझ में? ये क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार मैंने बताया था कोबर भूसन्नति सिद्धांत में कैसे बना तिब्बत का पठार। जो तैती सागर का जो मध्य पार्ट था उसमें वलन नहीं पड़ा, ठीक है, उसके बाद इधर वलन पड़ा, और उसके बाद इधर वलन पड़ा, ये बीच वाला पार्ट में कोई वलन नहीं पड़ा। तो ये तो क्या बना रह गया? पठार बना रह गया। ये कुनलून श्रेणी हो गई जो कि ऊपर है चीन में, और ये किधर है? अपने भारत में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो तिब्बत का पठार हो गया आपका। अच्छा, ये वाला जो फॉल्ट है इसको क्या बोलेंगे? ITCZ, इंडस सांगपो सचर जोन, ITCZ। अभी से सांगपो कैसे बन रहा है? टी से, तो टी साइलेंट रहता है, जैसे सुनामी में टी साइलेंट रहता है, वैसे ही इंडस सांगपो सचर जोन। इसके बाद MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इसके बाद MBT, मेन बाउंड्री, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट,
मुख्य सीमांत भ्रंश। इसके बाद, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, ITCZ शुरू होगा अपना यहाँ से, ठीक है। इसके बाद MBT, ओ MCT, MBT, और ये है MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये अपने क्या है, भ्रंश है। पूछा जा सकता है कौन सा भ्रंश किसके बीच में पाया जाता है, तो अपने को याद रखना है। तो ये डायग्राम बना लो और इसको मिटा लो, ठीक है। ये तिब्बत का पठार है, यहाँ लिख दो तिब्बत पठार। इसके बाद बात करें, ये है अपना ITCZ, ये कौन सा हिमालय, ट्रांस। ये अपना वृहत, ये है अपना MCT, MBT, और ये MFT। इसके बाद ये कौन सा है, मध्य, और ये कौन सा है, शिवालिक, और ये क्या है, मैदान। इनकी फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में मैं लिखवा देता हूँ नीचे, ITCZ बना करके इसकी फुल फॉर्म लिख लो। समझ गए ना, ये गलत बनाया था मैंने, क्योंकि यहाँ से तो क्या है कि वलन पड़ा, तो यहाँ पे क्या भ्रंश नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा एक शेप जा रही है, भ्रंश इनमें पाए जाएंगे हिमालयों के बीच में, और फिर लास्ट में मैदान में पाए जाएंगे। इन्हें फोल्ड के कारण भ्रंश बनते हैं। जब प्लेट गतियाँ करती हैं आपस में, तो कुछ तो एक दूसरे की तरफ करती है, कुछ दूर करती है। तो जब टकरा करके थोड़ा सा दूर जो सांस लेने के लिए प्लेट अलग होती है, तो बीच में क्रैक आ जाता है। उस क्रैक को क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। तो इन्हीं क्रैक्स में से अक्सर नदियाँ होती हैं, इन्हीं क्रैक्स में घाटियाँ होती है, और इन्हीं क्रैक्स में जो तुम्हें पढ़ाया था, जो बसावट पढ़ा रहा हूँ, गुजर बकलवार पढ़ा रहा हूँ, घाटियाँ पढ़ा रहा हूँ, वो सब इन क्रैक्स में पाई जाती हैं। कुछ क्रैक्स बड़े होते हैं, गहरे होते हैं, कुछ क्रैक्स छोटे मोटे होते हैं, कुछ अभी मतलब कुछ तो परिपक्व अवस्था में आ चुके हैं कि ना तो वो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, कुछ है बढ़ रहे हैं, कुछ है एक संपीड़न के कारण एक दूसरे की तरफ सरक रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। चलो लिख लो, ITCZ लिख लो, इसके आगे डैश लगा के लिखो, इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। MCT में लिखो मेन, अच्छा इसको हिंदी में लिख लो, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ITCZ की हिंदी नहीं है। इसके बाद क्या है अपना MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य, सॉरी MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश। इसके बाद अपना कौन सा है, MFT, मुख्य, MFT मुख्य अग्र भ्रंश, ठीक है। ये आप लोगों के हो गए भ्रंश पूरे हो गए। अब हेडिंग डालो फटाफट से, पासेज या दर्रे। अब सुन लो, हिमालय में जो दर्रे पाए जाते हैं उन्हें ऑलरेडी ला कहते हैं, ठीक है। ला का मतलब ही होता है दर्रा, ठीक है। तो या तो ला लगा दिया तो उसके आगे दोबारा दर्रा लिखने की जरूरत नहीं है। और उसमें अगर ला नहीं लगा हुआ तो या तो ला लिख दो, या फिर क्या लिख दो, दर्रा लिख दो, या पास लिख दो, ठीक है। तो हेडिंग डालो, भारत के प्रमुख दर्रे। और अब डायग्राम बनाओ।
ठीक है, ये तो अपना कौन सा है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट समझ रहे हो, वृहत हिमालय मतलब कि मुख्य हिमालय का पहला पार्ट, पहली श्रेणी। ट्रांस को भूल जाओ, ट्रांस के दर्रे तुम्हें लिखवा दिए मैंने, काराकोरम, लद्दाख और फोतुला दर्रा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मुख्य हिमालय मेन हिमालय की। उसकी पहली श्रेणी तो कौन सी है, ग्रेट हिमालय, जिसमें क्या पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। सेकंड कौन सी है, मिडिल हिमालय। इन दोनों के बीच में क्या दर्रे हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे तो क्या है, गिलगित। इधर ठीक है, इसको डालो 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4। पहला कौन सा है, बुर्जिला। दूसरा कौन सा है, जोजिला। तीसरा कौन सा है, बनिहाल। और ये कौन सा है, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल याद ही है, किसको बोलते हैं, मध्य हिमालय को बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा है ये। और इसमें से जो हाईवे होगी निकलता है NH1D, और इसमें से जो होकर के निकलता है NH1A। NH1D, NH1A। ये एक छोटी सी लिखा थोड़ी अभी, श्रीनगर यहाँ आएगा, ले ऊपर है। ठीक है, अब लिखो, पहला लिखो बुर्जिला, बू जय ऊपर री, छोटी छोटा जी ऊपर री ला, बुर्जिला। किस किस को जोड़ रहा है, श्रीनगर को और गिलगित को। गिलगित पाकिस्तान। ठीक है, लिखो श्रीनगर, अब ऐसे लिखो, श्रीनगर प्लस गिलगित, फिर आगे लिखते हैं फटाफट से। श्रीनगर प्लस गिलगित। जो जिला में लिखो, गिलगित गिलगित। जो जिला में लिखो श्रीनगर प्लस ले। बनिहाल में लिखो श्रीनगर प्लस जम्मू। ठीक है, इनके ब्रैकेट में वन NH1D NH1A और लिख देना। NH1A से कौन सी सुरंग सुरंग होकर गुजरती है, जवाहर सुरंग। ठीक है, ये लिख लो। बनिहाल लिखा ना, उसमें आपने लिखा कश्मीर प्लस श्रीनगर। अब उसके आगे लिख लो जवाहर सुरंग, वहीं पे ही। पीर पंजाल श्रीनगर प्लस POK। पीर पंजाल किसको जोड़ता है, श्रीनगर और POK को। आप फटाफट से एक को डायग्राम बनाओ भारत का ही। छोटा सा डायग्राम बनाओगे। कितने, 4 हो गए, 5, 6,
7, 8, 9। बनाओ, लिखो, ये जैसे बनाया वैसे बनाओ, फिर लिखते हैं इसमें आगे। लिख लिया? इसमें जगह और लिख लो। यहाँ तो क्या आएगा? कुल्लू। किसको जोड़ रहा है ये? रोहतांग पास। रोहतांग पास का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने कभी? तो कुल्लू से किधर जाते हैं अपन? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति सुना है कभी? यहाँ है लाहौल स्पीति। इसके बाद ये वाला थांग लांगला, ये जोड़ता है लद्दाख को लाहौल स्पीति से। और फिर उसके बाद है शिपकिला, और ऊपर ही ऊपर है उमलिंगला, जो दमचोक और चिसुमाले। ऊपर इसके ऊपर तो है चिसुमाले और इसके नीचे है दमचोक, उनको जोड़ता है। तो लिखो, नहीं आया समझ में? ये वाला कौन सा है? 5 नंबर का रोहतांग पास, जो कुल्लू मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है। इसके बाद ये कौन सा है? छठा जो है ये है, ये बताया था मैंने, उमलिंगला। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? सॉरी, क्या बोला आपने? वो अभी लिखेंगे, अभी नाम मत लिखो इनका, अभी सिर्फ जगह बता रहा हूँ मैं, लोकेशन देख लो कि कौन किससे जोड़ता है। तो ये तो है आपका रोहतांग, ये है, सॉरी, बारालच्छा है ये। छठे नंबर का कौन सा है? बारालच्छा। ये है रोहतांग, रोहतांग जोड़ता है कुल्लू को लाहौल स्पीति से। उसके बाद बारालच्छा जोड़ता है लाहौल स्पीति को लद्दाख से। उसके बाद लद्दाख को ऊपर जो है इसको बोलते हैं चिसुमाले, उसको कौन जोड़ता है? थांग लांगला। इसके बाद ये कौन सा है? शिपकिला। और ऊपर ही ऊपर कौन सा है? उमलिंगला। अब आया समझ में? चलो लिखो, रटने हैं अपने को ये। 5वां कौन सा है? रोहतांग। उसके बाद बारालच्छा, फिर उसके बाद थांग लांगला, फिर उसके बाद उमलिंगला, और इधर शिपकिला। अब लिखो, 5वां लिख लो, रोहतांग। रोहतांग किसको किससे जोड़ता है? फटाफट से लिख दो, कुल्लू प्लस लाहौल स्पीति। अगला लिखो बारालच्छा, नंबर 6। किसको जोड़ता है? लाहौल को लद्दाख से। अच्छा, तुम लोगों ने अटल टनल का नाम सुना है? किस में पाई जाती है? रोहतांग पास में। लिख लो इसके आगे ब्रैकेट में, अटल टनल। अरे मेरी जान, ये क्या बात कर दी तूने, इतना बड़ा हवा मचाता, तेरे को ये नहीं पता? हाँ, इतना ही कुछ है। अच्छा, लिखा है इसमें बारालच्छा, लिख लिया? बारालच्छा के बाद ऊपर कौन सा है? थांग लांगला, नंबर 7। थांग लांगला किससे जोड़ता है? लेह से। मनाली को लेह से, मनाली प्लस लेह। इसके बाद कौन सा है ऊपर ही ऊपर? उमलिंगला। किसको जोड़ता है? चिसुमाले प्लस दमचोक। ची, छोटी ची, छोटा सू, माले प्लस दमचोक। इसमें इसके ब्रैकेट में लिख लो, सड़क सीमा सड़क संगठन ने 25 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है इसमें।
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, उमलिंगला में लिखना है, सीमा सड़क संगठन ने क्या बनाया है, सड़क बनाई है, कितने लंबी, 25 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। ठीक है, अब क्या रह गया अपना, शिपकिला, लिख लो नंबर 9 शिपकिला। हिमाचल प्रदेश में किससे जोड़ेगा हिमाचल प्रदेश को, तिब्बत से, हाँ चीन से। ठीक है, अब एक और डायग्राम बना लो। अब बना लो तुम पूर्वी भारत का डायग्राम, नहीं या फिर इसी में बना लो। अब मेरी तरह मत शुरू हो जाना इसी में ही। थांगला, माणा, नीति, लिपुलेख और इसके नंबर डालो, कितने तक हो गए अपने, 9 हो गए। ये कौन सा है, 10, 11, 12, 13 और 14। अब ये देखो, ये तीनों तो जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो है कैसा है, नेपाल में भी जा रहा है, भारत में भी आ रहा है और चीन में भी जा रहा है। ठीक है, तो लिखो, पहला लिखो, पहला ये 10वां 11वां 12वां लिख करके तीनों लाइन से लिखो, थांगला, माना और नीति, थांगला, माना और नीति। इनके तीनों के आगे यू बना करके उत्तराखंड प्लस तिब्बत। अगला लिखो नंबर 13 लिपुलेख, 13 लिपुलेख। लिपुलेख किसको जोड़ता है, किस पर है, नेपाल भारत और चीन सीमा पर है, नेपाल भारत व चीन सीमा पर स्थित। मानसरोवर जाते हैं, इसी से होकर के जाते हैं, तो इसमें एक और ये पॉइंट लिख लो, मानसरोवर की यात्रा यहीं से की जाती है, इसलिए इसे मानसरोवर क्या कहते हैं, द्वार, इसलिए इसे मानसरोवर का द्वार कहते हैं। अगला लिखो, कौन सा नंबर 14, इसका नाम है ट्रेल्स, 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 ट्रे, ट्रे आधा लय पूरा से, ट्रेल्स। इसको लिखो, ये दो जो अपने पिंडारी और मिलाम जो अपन ने वो पढ़े थे, हिमनद पढ़े थे, उनको जोड़ता है ये, तो लिख लो पिंडारी और मिलाम हिमनद को जोड़ता है। पिंडारी और मिलाम जो हिमनद घाटी थी, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये। अच्छा, एक अपन ने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, जहाँ सतलज नदी निकलती है, शिपकिला। तो शिपकिला में लिख लो सतलज नदी द्वारा निर्मित, शिपकिला लिखा है हाँ, तो उसमें लिख लो सतलज नदी द्वारा निर्मित सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। अब दर्रे क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं दर्रे, क्या रीजन है दर्रे का, हाँ क्यों कैसे बनते हैं दर्रे। अब दो पहाड़ों के बीच में दर्रा कैसे बनेगा, पानी के प्रवाह से। पानी में इतनी ताकत होती है, पत्थर को पिघला देता है, ठीक है, टाइम के साथ इरोड करता जाता है, अपर्दित करता जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद क्या वहाँ पे जगह बनाता जाता है अपनी। तुमने देखा होगा वो
कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी रेगुलर गिर रहा है तो वहाँ की जो चट्टान है एकदम चिकनी हो जाती है, और वहाँ पे पर्टिकुलर जिस जगह अगर बूंद बूंद भी डेली गिर रही है ना, तो उस जगह एक उंगली जितने जाने तक का गड्ढा तक हो जाता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस के बाद जा कर के बने, और अभी अपन क्या कर रहे हैं, उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। टनल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पासेज में से रास्ते ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उसमें ज़िंदगी जीने का एक तरीका अपन ढूंढने में लग रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बना लो आप आगे पूर्वांचल के दर्रे। कितने हो गए अपने? क्या नंबरिंग क्या चल रही है? 16 से? बना लिया? फटाफट करो यार बच्चों, आज तुम्हारा मैदान भी करवाने का है। लिखो हैंडी वो पॉइंट डालो 15 नंबर। नाथुला, जलीपला, बॉमडिला, यांगयाप, दीफू, पांगसांग और तुजू। क्या बताया पहला? ये अब चीन के टच में तो थोड़ा अजीब हो गई। नाथुला, जालीपला, हाँ पहला नंबर 15 नाथुला। नाथू, ला, ला का मतलब दर्रा, नाम है इसका नाथू। नाथुला, जलीपला, ना 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 अलग है, अलग ला हो गया ना ये। नाथुला, जलीपला, बॉमडिला, बॉम डी छोटी, ला दर्रा, पांगसांग सॉरी यांगयाप, 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 दीफू, पांगसांग और तुजू। ज़्यादा हो गए? नाथुला, जलीबला, बॉमडिला, पांगसांग, दीफू, तुजू। किसकी गणित खराब है? यांग याप बोला था, तो ये हो गया बॉमडिला, सॉरी नाथुला, जलीपला, बॉमडिला, यांग याप, फिर उसके बाद दीफू, दीफू, फिर उसके बाद पांगसांग और तुजू। तो पांगसांग शायद यहाँ पर है, तो इसको तो कर लो 20 और इसको कर लो 21। आखिरी जो है अपना तुजू आता है, उसी में ही है, हाँ अरुणाचल प्रदेश में ही है, दीफू, दीफू। ठीक है, अब इसमें जो लिखा आप लोगों ने 15 नंबर किसको जोड़ रहा है? सिक्किम को।
दीफू, दीफू, दी छोटी दी बड़ा फू। एक जना बोलेगा। 21वां तुजू है। दीफू वहां पहले है, सॉरी। देख लो मेरी हालत ही है, तो तुम लोगों को देख लो क्या होने वाला है इसमें। तो लिखो, जलीपला में लिखो, नाथुला में लिखो। नाथुला और जलीपला दोनों सिक्किम को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। जो एक टाइम था जब अपना एक रूट हुआ करता था, ट्रेड रूट हुआ करता था, जिसे कहते हैं सिल्क रूट। तो वो किससे निकलता है? नाथुला से होके निकलता है। ठीक है, तो नाथुला में लिख लेना सिल्क रोड ब्रैकेट में। इतना ही समझ में आ जाएगा, पूरी बात नहीं लिखेंगे अपन। रेशम मार्ग या सिल्क रोड। ठीक है, लिख लिया। जालीबला सिक्किम प्लस तिब्बत तिब्बत। इसके बाद बोमडिला, कहाँ पर आ रहा है बोमडिला? अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, कौन पीछे रह गया? पहला क्या है? जलीपला है, नाथुला है, फिर क्या है? जलीपला है। ये दोनों किस में है? सिक्किम में है। किसको जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। और इसमें से जो नाथुला है वो उसको, उसमें से पहले कौन सा रूट होके निकलता था? रेशम मार्ग निकलता था, सिल्क रूट निकलता था। इसके बाद 17 नंबर कौन सा है? बॉमडिला है, जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। डायग्राम से दिख रहा है। यांग यापी किसको जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश को। हाँ वो जो भी है, मैं इतनी भारी तैयारी करके नहीं आया हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, और लिखो 19वां लिखो, दीफू। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार। वह देखा जाए दीफू में ऐसे लिख लेना, तीनों सीमा पर है ये, चीन, म्यांमार और भारत, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन भी लिख लेना थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रैकेट में प्लस लगा के। इसके बाद अगला कौन सा है? यांगयाप, पांगसांग सॉरी, वो किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और लास्ट बचा तिजू, तुजू किसको जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार। अब बच्चों ये पता ही है आप लोगों को, ये जो पूरा है यहां से लेके यहां तक, ये तो अपना क्या है? चीन है, तिब्बत है। इसके बाद यहां से क्या शुरू हो जाता है? म्यांमार। तो सिंपल सी बात है, रटने की कोई बात नहीं, कौन सी चीज़ किसको जोड़ती है, डायग्राम बन जाएगा। रटने सिर्फ इनके नाम, इनका क्रम। ठीक है, तो नाथुला, जलीबला, बॉमडिला, यांगयाप, दिफू, पांगसांग और तुजू। अब ये नाम याद हो गए तो पता चल गया जालीपला, ओ नाथुला और जालीपला तो किससे? उससे, तिब्बत से। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, हाँ वो चीन से। यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश खत्म हो रहा है। इसके बाद ये क्या आ गया अपना? नागालैंड आ गया, इसमें कोई दर्रा नहीं है। इसके बाद क्या आ जाता है अपना? मणिपुर आ जाता है। तो मणिपुर को म्यांमार से। आपके हो गए दर्रे पूरे। हेडिंग डालो, उत्तर का विशाल मैदान। क्या टाइम हो गया? चलो तो यही हो जाएगा इतनी देर में। क्या हुआ, नहीं करना क्या? हाँ लिखो, उत्तर का विशाल मैदान। भारत का डायग्राम बना लो फटाफट से, बढ़िया सा सुंदर सा। लिखो डायग्राम, कोशिश करना पूरा ही बन जाए। तो कई बच्चों ने तो आधे पेज में शुरू किया, आधा डायग्राम बन गया, अब आधा पेज तो हवा में इनका। कुछ बच्चे गुजरात खा जाते राजस्थान के बाद, सीधी कोस्ट लाइन बना देते। अबे तीन बनता है, तीन। गुजरात का तीन बनता है, ऊपर इधर राजस्थान बनता है, ऊपर इधर मुंह बनता है। इसके बाद थोड़ा सा तो मतलब कुछ तो यार, थोड़ा अपने अंदर का आर्टिस्ट को थोड़ा तो जिंदा रखो। नहीं खत्म हो लेगा वो इस एसआई की तैयारी में ही। ये हुई ना बात।
लिख लो, बना लो तो बताओ, फिर मैं कुछ बातें लिखवा दूं इसमें। पड़ोसी बन गया। रेडी। अकेला कैसे बैठता है तू? ऐसे ही? ये झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया इनसे? गिनती के तुम लोगों मुट्ठी भर। अब मुट्ठी की तरह रहा करो एकदम। ऐसे अकेले अकेले फैल के रहते हो। एक मतलब पहली क्लास है ऐसी जिसमें 3 जने तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक जना वो 3 जने पीछे। और मतलब पीछे बैठने में ज्यादा स्वाद आ रहा है। इसीलिए बैठोगे तुम पीछे? अरे, अरे तो मैं भी पीछे आके पढ़ाना शुरू करूँ फिर? क्या रौनक होती है उनसे? तू यार ये बात मैं बोलूँ तो अच्छा भी लगे। खुद पीछे बैठ के खुद ही पीछे की तारीफ करने में लग रहा है। वो इसके लिए। चलो इसमें लिखो भारत का मैप में लिखेंगे, मैप छोड़ दो। इसके बाद इसमें कुछ बातें लिखो। भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश। हिमालय का काल कौन सा था, निर्माण काल? टर्शरी, तृतीय कल्प। तो ये बना है चतुर्थ कल्प में। तो टर्शरी के बाद कौन सा टाइम आता है? प्लास्टोसीन आता है। ठीक है, तो लिख लो चतुर्थ कल्प ब्रैकेट में प्लास्टोसीन, निर्माण काल करके लिखो, निर्माण काल चतुर्थ कल्प प्लास्टोसीन। ये प्लीस्टोसीन भी है कई जगह प्लास्टोसीन भी है, तो एक ही चीज है ये। मुझे प्लास्टोसीन याद है। अब इसमें लिखो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, जिसके कारण यह अत्यधिक उपजाऊ है तथा सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। तथा सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। अगला पॉइंट लिखो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। एरिया लिखो, क्षेत्रफल। हिमालय का कितना था? 5.5 लाख की 5 लाख? ये 7 लाख। 7 लाख ये है, वो 5 लाख है। कोई दिक्कत नहीं। जितनी ज़्यादा, जितने मुंह उतनी बातें, जितनी ज़्यादा किताब उतना ज़्यादा डाटा। तो हाँ, ये कोई नहीं पूछेगा कि कितना है। तुम्हारे चोटी पूछेंगे, कोई मुश्किल से हिम्मत पूछ लिया, कोई दर्शनीय स्थल पूछ लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ ली। ठीक है, डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम में
कौन सा गिर गया? आया समझ? पहले दिन ही बताया था। ये तो पठार, ये तटीय मैदानी प्रदेश, हिमाचल और उत्तर का विशाल मैदान। तो ये क्या है अपना? ये पश्चिमी मरुस्थल, ये सतलज का मैदान, ये गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। आ रहा है समझ में? तो ये बना लो। अब इसमें लिखो कि इसकी जो टोटल चौड़ाई जो है वो कितनी है? 500 कैसे हो जाएगी? अरे कैसी बातें कर रहे हो, सॉरी लंबाई बताओ मुझे। यार जब हिमालय यहाँ से शुरू होता है और वो यहाँ तक में 24 से 25 किलोमीटर फैल रहा है, तो ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अरे तो यहाँ पे कोई नीलामी चल रही है क्या? धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे किलोमीटर, 3400 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से सकड़ा है, यहाँ से चौड़ा है, तो 240 से 320 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 450 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 150 किलोमीटर। ठीक है, दो 240 से 320, और टोटल इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जाए तो ये कितना है? 3400 किलोमीटर। लिख लिया? अब इसके लिख लो प्रादेशिक भाग या प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन क्या क्या है? प्रादेशिक विभाजन 4 अभी नाम लिए थे मैंने। पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, ये वाला, ये तो क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। ये क्या है? सतलज का मैदान। हाँ हाँ, पंजाब तो रीजनल एरिया हो गया उसका। बंगाल का, हाँ। और ये वाला कितने भागों में बांटा गया है? एक और डायग्राम बनाओ। ये हेडिंग डाल दी, इसके बाद एक और डायग्राम बनाओ, और फिर उसके बाद ये 4 भाग बनाओ। इसी में बना दिए। जिस बच्चे को अपनी नोटबुक से प्यार है और सच में कुछ करना है और सीखना है और इसको याद करना है इसी क्लास में, तो बच्चा बिल्कुल भी दूसरे बच्चों को फॉलो नहीं करे, जो मैं कह रहा हूँ वो काम करे। देखो मेरी क्लास में मैं बिल्कुल तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं ज़बरदस्ती गुद्दी पकड़ के पढ़ाने वालों में से हूँ मैं। हाँ तुम देखो, ज़िंदगी बहुत हसीन है। तुम्हारा किसी का डांस करने का मन कर रहा है, बिंदास होके करो। किसी का गाना गाने का मन कर रहा है, मैं तो चाहता हूँ मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट कोई करे लाइफ में। तो गाता है क्या गाना? शायरी गाता है भाई, मैं सुनना चाहूँगा। देख कल किसने देखा, आजा फटाफट से, आजा आजा। अरे कोई दिक्कत नहीं, जीवन में कौन सी बड़ी खुशियाँ चल रही है, आजा। अरे कोई सी भी थोड़ी जेंटल होनी चाहिए। क्यों कैमरे के सामने आ गया, बढ़िया पता चल रही दुनिया को कि हमारे क्लास में भी एक शायर है। ला आजा आजा फटाफट आजा, फिर अपने को मैदान पूरा करना है। सोचना नहीं, शर्माना नहीं। ये लोग
तेरे आसपास जो लोग बैठे ना ये कुछ दिनों तक के साथी हैं, ठीक है? तो मोमेंट को जीना सीखो, आओ। सोचना नहीं ज़्यादा, और बस थोड़ी सी जेंटलमैन होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी मत गा देना। हाँ चलो, कहीं लिखा हुआ हो तो वो भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, देख के भी गा सकते हो। याद है ये? है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैमरे के सामने तो आओ थोड़ा सा यार। हाँ, अब सुनाओ, चलो ताली बजाओ सब। हाँ भाई, करो शुरू। ओके, अरे अरे रुक तो सही यार, एक से हमारा क्या होगा? क्यों भाई? दो तीन तो सुनाओ यार, एक आध और। हाँ, मोटिवेशन की सुनाओ। बहुत शानदार, शाबाश। और कोई? और कोई बच्चा? कौन? क्या चीज? आओ। कुछ नहीं आता? आओ। आप में से कोई गायक कलाकार, कोई रंगारंग प्रस्तुति देना चाहे तो कोई? तुम लोगों ने स्कूल टाइम पे 15 अगस्त 26 जनवरी में पार्टिसिपेट नहीं किया? भाई मैंने तो देखो, मैं बताता हूँ, याद है मेरे को। एक तो मैंने डांस किया था उस पे, भूमरो भूमरो सामरंगे भूमरो, ठीक है? और एक डांस किया था मैंने निम्बूडा पे, निम्बूडा निम्बूडा काचा काचा निम्बूडा लाई दो, ठीक है? एक डांस किया था, ऑल इज वेल गाना करके आया था 3 इडियट का, ठीक है? ये 3 गानों में तो मैंने डांस किया था। और एक मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, उसका नाम भूल गया मैं, उसमें मैंने उसका रोल किया था, किसान का रोल किया था, ठीक है? हाँ याद नहीं है मेरे को। और इसके अलावा मैं स्पीच देता था स्कूल टाइम पे, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया करता था। इंग्लिश का देख करके बोलता था, हिंदी का बिना देखे बोलता था, ठीक है? स्पीच स्पीच वही कि देश कैसे आज़ाद हुआ, और कविता गाया करता था, वो ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, और 3 4 कविताएं और गाई थी। और इसके अलावा मेरे को पता है क्या था, मैं लालची था बचपन में, अभी भी लालची हूँ, और बचपन से ही लालची रहा हूँ मैं। और बचपन में क्या है कि एक परफॉर्मेंस का एक पेन मिला करता था, ठीक है? और मेरे को, मेरा टारगेट ये रहता था कि पूरी स्कूल में सबसे ज़्यादा पेन इकट्ठे करने मेरे को। तो मेरे को जैसी भी कंपटीशन मिलता था ना, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो छोटा मोटा वो बनाने का होता था ना, वो बनाते थे अपन, प्रोजेक्ट बनाते थे, वो बनाने का हो, कुछ भी कैसा ही काम हो मेरे को, मैंने, जब तुम समझो यार, जब मैं वो घाघरा लुगड़ी पहन करके जब घूमरो कर सकता हूँ तो तुम अंदाजा लगा लो कि किस हिसाब का रहूँगा मैं। तो ऐसा ही रहना जरूरी है, तभी आदमी खुश रह सकता है, मस्त रह सकता है। तो गाना वाना गाया करो, डांस वांस किया करो। तुम में से बाथरूम में तो गाते हो गाने, है ना? तो गाना गाना बहुत जरूरी होता है। चलो ठीक है, एक एक प्रैक्टिस और करते हैं अपन। तुम लोगों ने हंसने की प्रैक्टिस करी है कभी? खैर तुम तो हर वक्त हंसते रहते हो, पर जब कभी लाइफ में तुम्हें बहुत तगड़ी चीज़, कोई चोट हिट कर जाए, या मेंटली या फिजिकली कोई चीज़ हिट कर जाए, तो ये बूढ़े बड़े लोग जो हंसते हैं ना जा करके पार्क में, वो क्यों हंसते हैं? वो इसलिए हंसते हैं कि, हाँ, कि अंदर ना जो हॉर्मोन्स, इसका नाम मैं भूल गया, तो वो रिलीज होता है हंसने से। जब चेहरे पे स्माइल आती है, आप हंसो भी नहीं ना, चेहरे पे स्माइल भी रहे ना, तो वो एंजाइम रिलीज होता है। उससे क्या है कि आप, वो कितना ही भारी दुख हो, आपको फील नहीं होता। तो क्या, एक नोट होता है, हा 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 हा। तो ऐसे करके इसको मैक्स लेवल तक जो है अपने को हंसना होता है। तो कभी भी लगे लाइफ में ऐसा हो, तो जबरदस्ती के ठहाके लगाना, मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड बाद तुम्हारा मूड ना एक अलग ही रिफ्रेशमेंट मोड पे चला जाएगा। समझ रहे हो? अभी नहीं लगाना, अभी तो तुम वैसे ही ठहाके बहुत लगाते हो, हंसते ही रहते हो तुम, ठीक है? तो हाँ, ये लिखो, प्रादेशिक विभाजन लिख लिया, 4 भागों में बांट लिया।
कॉप, कॉप क्या, कॉप क्या होता है मुझे क्या पता। कॉप उसे कहते हैं, पुलिस को कॉप कहते हैं। को प्लेयर, अच्छा कप को कॉप कह रहे हैं ये। कौन कहाँ बोलते हैं और ये तुम्हारे कॉप बोलते हैं, कॉप। चलो तो बच्चों लिखो, आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, एक ही जगह मत अटक जाया करो। चारों के नाम लिख लो। पहला कौन सा है? राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थल। अब इसके बारे में बताने की जरूरत है? आ जाएगा, फिर भी लिख लो। अरावली की पश्चिम में, इसमें छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं। पहला है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, इसमें लिखो अरावली के पश्चिम में। अगला पॉइंट इसमें है शुष्क व अर्धशुष्क परिस्थितियां। ढाल कैसा है इसका? नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। प्रमुख नदी लूनी। झीलें कैसी? लवणीय, लवणीय झीलें। ये पॉइंट है सारे। अब यहाँ मैं ऐसे लिखाऊँ कि यहाँ लवणीय झीलें पाई जाती है तो हो नहीं पाएगा आज ये, ठीक है। और इसकी क्या बात है और बता दो मुझे इसको। हाँ शाबाश, कौन बोला ये? नाम क्या है तेरा? प्रवीण। भाई तू थोड़ा सा पढ़ ले, देख इंटेलिजेंट तो तू है नो डाउट। ऐसा कितना अच्छा पॉइंट बताया कि पश्चिमी मरुस्थल को जो है इसके दो भाग है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। तो कितने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो उसको दो भागों में बांटती है, ठीक है। समवर्षा रेखा समझते हो? वर्षा की वह रेखा जहाँ पर वर्षा जो है औसत वर्षा समान रहती है। तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर से उधर वाला पश्चिमी जो रीजन है उसको तो क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। और इधर वाले रीजन क्या कहते हैं? बागर कहते हैं, बांगर, ठीक है। तो लिख लो, इसके दो भाग हैं। ऊपर वाला तो एक तो कर दो राजस्थान बागर और एक कर दो मरुस्थल। राजस्थान बागर में वर्षा उसके ब्रैकेट में लिख दो 25 से 50 और इसमें 25। दो भाग राजस्थान बागर मरुस्थल 25 से 50 और 25, ये इतनी बातें लिखेंगे। अगला लिखो सतलज का मैदान। अगली हेडिंग डालो सतलज का मैदान। इसका ढाल बताओ मुझे सतलज के मैदान का। बिल्कुल सही, यही वाला जो भी इसमें लिखा अपन ने। देखो कैसे समझते हैं ढाल का मतलब क्या है। ढाल को दो तरीके से पता लगाया जा सकता है और सबसे बेस्ट तरीका ये है नदी पता होनी चाहिए। नदी हमेशा ढाल में ही बहेगी, ठीक है। पानी अगर मैंने एक प्लेट पे रख रखा है तो पानी एक जगह भरा रहेगा, उस प्लेट को जिस तरफ मैं कर दूंगा उस तरफ ही वो पानी बहेगा। तो ठीक है, अब मेरे को बार बार लिखवाऊँ एक हर मैदान में लिखवाऊँ पॉइंट में तो शायद तुम रटोगे या कोशिश करोगे। यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ से कौन सी लूनी नदी निकली, कहाँ से? नाग पहाड़ी अजमेर से। और कहाँ जाती है? कच्छ में जाती है, गुजरात में। तो जब नदी इधर बह रही है तो मतलब क्या ढाल क्या है इसका? यूं है, मतलब इधर से ऊंचाई है और इधर से नीचाई है। तो इधर से ऊंचाई किधर से? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट। तो ढाल कैसा हुआ इसका? ऐसा हुआ। अब इधर से चिनाब, रावी, झेलम, सतलज इधर से आती है। अब सतलज इधर क्यों जा रही है? अगर इसका ढाल यूं है तभी तो सतलज इधर जा रही है। अगर इसका ढाल यूं होता तो सतलज इधर जाती, ठीक है। तो इसका ढाल कैसा? ऐसा है। तो इसका भी कैसा है? सतलज यहाँ से निकली, यहाँ से होती हुई और फिर इधर जाकर के यूं मिलती है। तो इसका भी ढाल कैसा है? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इस गंगा की बात करें तो गंगा यहाँ से निकली और गंगा यहाँ जाकर के यहाँ जा रही है। तो इसका ढाल कैसा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर,
ठीक है, अब इसकी बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से यूं आ रही है, तो इसका ढाल कैसा है, यूं है, मतलब ऊपर वाला क्षेत्र ऊपर है और ये वाला क्षेत्र नीचे है, तो कैसा हुआ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये बातें मैं लिखवा भी देता हूँ, पर इसका लॉजिक ये है कि ढाल किसी भी जगह कैसे बताना है, जहाँ पे नदी जिस दिशा में बह रही है, तो जिस दिशा से बह रही है और जिस दिशा की तरफ बह रही है वही उसका ढाल है। ठीक है, तो लिख लो, लिख लिया, इसका ढाल लिख लिया। इसमें और बातें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें दोआब हैं, बारी, बिस्त और छाछ, रेचना, एक और है हरियाणा भिवारी मैदान है इसका। ठीक है, तो इसका लिख लो, बना लो, एक डायग्राम ही बना लो, सतलज का डायग्राम बना लेते हैं। ये तो कौन सी है, सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज और सिंधु। ये डायग्राम बना लो। रावी बाद में आएगी, हाँ शायद, हाँ मैंने भी ये कन्फ्यूजन था, तो इसको कर लो, चिनाब और रावी, ब्यास, सतलज। और ये इसके दोआब हैं, ये सिंधु सागर दोआब, इसके बाद छाछ, रेचना, बारी, बिस्त, और सतलज के नीचे कौन सा है, मालवा का मैदान है। ठीक है, और मालवा के मैदान के आगे कौन सा है, मालवा के इधर की तरफ और नीचे आते हैं तो अपन हरियाणा भिवाड़ी मैदान है, हरियाणा भिवानी बागर, इसको बोलते हैं क्या, हरियाणा भिवानी बागर। तो पहले तो ये बना लो, फिर लिख लो, सतलज के मैदान भी 4 भागों में बांटे हुए हैं। बना लिया, इसके नीचे भी एक चीज और बना लो, सतलज के बाद कौन सी नदी आती है, घग्गर, कर्णाली, और इधर यमुना, और ये कौन सी है, घग्गर, गे, गे आधा आएगा ना इसमें। ठीक है, तो यमुना और घग्गर के बीच में भी एक मैदान है जिसको बोलते हैं हरियाणा भिवानी बागर। ठीक है,
तो ये और बना लो, फिर इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं अपन। वैसे लिखना क्या, यही लिखवाऊंगा, ये वाला मैदान, ये दो आब इन दो नदियों के बीच में। तो हाँ, तो ये लिख लो तुम, पहले तो ये लिख लो, डायग्राम का ही सारा खेल है इसमें। ऊपर वाला जो कौन सा है, सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियां और वो वाला ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र है। हाँ, मालवा का मैदान क्या, ये अपना पड़ता है यूपी, और उसकी यूपी के ऊपर के वाला जो हिस्सा है वो मालवा वाला मैदान पड़ता है अपना। हाँ हाँ, यूपी में जो उसका उत्तरी वाला जो पार्ट है, यूपी में भी कैसे साउथ और नॉर्थ, तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, मालवा है। अरे यूपी, ये अपना यूपी है, इसको चार भागों में बांट दिया, तो इसका जो यूपी में, और ये जो एमपी वाला हिस्सा है, उसके बाद जो जो पूरा जो जॉइंट है वो कौन सा है, मालवा का पठार है। मालवा का मैदान की बात चल रही है। जो तुम मालवा की बात कर रहे हो ना, वो हाड़ौती से जुड़ करके, और जो यूपी में जो एमपी में जो आगे बढ़ रहा है वो तो मालवा का पठार है। और हाड़ौती पठार जो भाग है किसका भाग है, मालवा के पठार का भाग है। और अभी बात जो कर रहे हैं अपन वो कर रहे हैं मैदान की, तो मालवा का मैदान कहाँ है, पठार के ऊपर की तरफ है, जिसका ढाल किस तरफ है, इस तरफ है, गंगा की तरफ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी गंगा की तरफ क्या, इस तरफ ही है। तो इसमें लिखो, इसके पहले तो सतलज को, सतलज के मैदान को चार भागों में बांटा गया है। सतलज के मैदान को चार दो आब में बांटा गया है, भाग में नहीं, चार दो आब। पहला है बारी, पहला है बारी, देखो सतलज का यहाँ से शुरू होता है, ये मैंने तुम्हें पूरा इसलिए समझाया है, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये तो किसका है, सिंधु नदी का है। और ये वाला जो सिस्टम है ये किसका है, सतलज का है। सतलज के ये ऊपर वाला मैदान बारी, सतलज और ब्यास के बीच वाला मैदान बिस्त, सतलज के और घग्गर के बीच वाला मैदान मालवा, और उसके नीचे वाला मैदान हरियाणी भिवानी बागर। तो इसको है चार दोआब है सतलज में। ठीक है, तो पहला कौन सा है, बारी, बिस्त, मालवा का मैदान और हरियाणी भिवानी बागर, हरियाणा भिवानी बागर। तो लिख लो ये दोआब के नाम लिख लो, चार दोआब है सतलज के, बारी, बिस्त, मालवा का मैदान, हरियाणा भिवानी बागर। अब आगे हेडिंग हेडिंग डालो। अच्छा, समझ में आ जाएगा ना ये, इसमें दोआब में क्या होता है, जहाँ दो नदियाँ मिलती है, पंजाब जहाँ पांच नदियाँ मिलती है, पांच नदियाँ कौन सी, ऊपर वाली पांच जो मिल रही हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पंजाब पड़ा। दोआब का मतलब दो नदियाँ मिल रही है और उनके बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाता है, उनके नाम क्या दे रखे हैं, बारी, बिस्त, मालवा का मैदान और हरियाणा भिवानी बागर। तो अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही लिखवाऊंगा कि भिवा जो बारी जो दोआब है किन किन नदियों के बीच में, तो किन किन के बीच में, रावी और ब्यास, या फिर रावी और सतलज के बीच में। ठीक है, इसके बाद बिस्त की बात करेंगे तो ब्यास और सतलज के बीच में। हाँ, और इसकी बात करेंगे सतलज और इसकी मालवा की बात करेंगे तो किस किस के बीच में, सतलज और घग्गर के बीच में। और उसके बाद हरियाणा भिवानी जो है यमुना और घग्गर के बीच में। ये नहीं लिखवाएंगे अपन, ठीक है, ये डायग्राम से पता चल रहा है। तो डायग्राम भी पढ़ना थ्योरी के साथ साथ एग्जाम टाइम पे। अब आगे हेडिंग डालो, कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान, सबसे बड़ा मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, अब डायग्राम बना लो।
गंगा, इधर से कौन सी आ रही है? महानंदा। इधर से कौन सी आ रही है? इधर ये गंगा, दो आगे जाकर के दो पश्चिम बंगाल में जाके टूट जाती है, एक और नदी बनती है। इसका क्षेत्र का नाम भी वही है, नदी का नाम भी वही है। पश्चिम बंगाल में गंगा जो है डिवाइड हो जाती है एक अलग नदी में, उस क्षेत्र का नाम भी वही है, उस नदी का नाम भी वही है, हुगली। इधर से कौन सी आ रही है? दामोदर। और ये स्वर्ण रेखा। और इधर से कोसी। किसने बोला कोसी? किसने बोला? किसने बोला कोसी? सही बोला। मतलब तुम लोग ऐसे सही बात को भी बोल करके कैसे ऐसे क्रिमिनल क्यों फील करते हो अपने आप को? मुझे अच्छा लगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नदियों के नाम भी लिख लो, नहीं तो तुम में तो इतने इंटेलिजेंट तो तुम हो ही। गंगा, कोसी, महानंदा, हुगली, दामोदर, स्वर्ण रेखा। ये 1 2 3 4 5 6 बना लो। 6 हिस्से हैं इस मैदान के। टोटली बात करें तो गंगा के मैदान को देखो, ये तो होता है ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और ये निचला हिस्सा। समझ में आ रहा है? ये अपना ड्रेनेज सिस्टम है, नदी का अपवाह तंत्र है। अभी नदियां जहाँ बह रही है वहाँ अवसाद लेकर के आ रही हैं, तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है? ये मैदान है। किसकी वजह से? नदियों की वजह से। अब इसको भी अपन ने वैसे तो छोटे छोटे भागों में बांट रखा है, यूपी, बिहार, और उस हिसाब से जो है इनके नाम दे रखे हैं अपन ने मैदानों के। पर इसके अलावा मेनली अगर फिजिकली बात की जाए तो 3 है, ऊपरी, मध्य और निचला। 3 मैदान बनते हैं मुख्यतः। अब इन 3 को अपन ने 6 में बांट रखा है, तो लिखो यूपी में बोलते हैं इसको रोहिलखंड। क्या बोलते हैं? बना लिया। उसके बाद पहला डाल करके लिखना यूपी, और उसके आगे डैश लगा के रोहिलखंड। दूसरा, चलो लिखो 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 लिखो, करो करो करो, फटाफट करो। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे? जरूरत है इतनी? रुको 1 सेकंड को बना लेने तो। अच्छा, 5वें नंबर का जो मैदान है, कौन कौन सी नदियों के बीच में? कोसी, महानंदा और गंगा। 6ठे नंबर का जो है, दामोदर और स्वर्ण रेखा। और पहला, दूसरा, तीसरा किस किसके बीच में? गंगा और कोसी के बीच में। और चौथे नंबर का, दामोदर, गंगा और हुगली के बीच में। ठीक है, ये बातें लिखवाने की जरूरत नहीं है, दिख रही है ना ये बातें, तो देख करके काम चलाना है अपने को, नहीं तो पेपर ये तुम्हारी नोटबुक भरती जाएगी। चलो लिखो, पहला लिखो यूपी। यूपी में बोलते हैं रोहिलखंड। रोहिलखंड सुना होगा। दूसरा लिखो लखनऊ, अवध। दूसरा लिखो लखनऊ, अवध। अब ये तीसरा और चौथा है, ये दोनों मैदान बिहार में पड़ते हैं। ठीक है, अब बिहार के उत्तर में तो क्या है? तीसरा। और बिहार के दक्षिण में क्या है? चौथा। तो बिहार के उत्तर में जो है तीसरे नंबर का, उसको बोलते हैं मिथिला।
तो लिखो बिहार, और बिहार के ब्रैकेट में लिख लो उत्तर में, और फिर आगे डैश लगा के लिखो मिथिला। फिर अगला लिखो चौथा, बिहार दक्षिण मगध, बिहार दक्षिण, उसमें क्या आएगा मगध। अब नंबर 5, इसमें लिखो कोसी व महानंदा के बीच का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल यूजुअली। इसको बोलते हैं क्या? बारिंद, बा छोटी री ऊपर डॉट द, बारिंद। और ये छठे नंबर का भी कहाँ? वेस्ट बंगाल। हुगली और दामोदर कहाँ है? दामोदर का शोक, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो छठा कौन सा है? बंगाल में पड़ेगा। तो रार या राढ़ प्रदेश, क्या छठा नंबर कौन सा है? रार, राढ़। बताओ, रार या राढ़? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब उधर दक्षिण भारत बना लो, तो सॉरी पूर्व भारत बना लो, और उसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान बना लो, ये वाला। देखो, या तो पूरा भारत बनाने की जरूरत नहीं है, यूं 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 यूं, ये तुम्हारा पूर्वी भारत बन चुका है। इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये उस वाले पॉइंट को बोलते हैं सादिया। ये वाला जो पॉइंट है अंतिम, इसको बोलते हैं धुबरी। इसकी तुम लोगों को बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, चौड़ाई कितनी है? 150। लेंथ कितनी है? 600। ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और क्या बातें हैं इसमें? बस यही। ये धुबरी और सादिया याद रखना। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से धुबरी, सादिया से तो शुरू होता है मैदान और धुबरी पे ख़त्म होता है। जगह है ये कोई फिजिकल वो नहीं है, टर्म नहीं है। हाँ, बताया था ना शुरू में, पहले ही जो पूर्व में जो है कितनी है? 150। पश्चिम में कितनी है? 450। पश्चिम से पूर्व तक कितनी है? 3400। मध्य में कितनी है? 240 से, और नीचे की तरफ आते हैं तो 320। ठीक है, वो जो किलोमीटर जो है वो 650 किलोमीटर होगा, 600 नहीं होगा। 600 650 कर लो, 650 ही कर लो उसको। ये वाली चौड़ाई, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले तो हेडिंग क्या डाली? चलो ठीक है, पूर्वी मैदान ब्रैकेट में लिख दो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, उस ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात चल रही है, तो उसकी यहाँ से लेते के यहाँ तक तो कितना है चौड़ा है? 650, 150 ढाल। ठीक है, अंतिम मैदान है अपना, ये मैदान खत्म हो जाएंगे इसकी बात होती ही। किस किस की खेती की जाती है यहाँ पे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चावल और जूट, लिख लो ये भी। सर्वाधिक खेती चावल और जूट। खैर एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे पर फिर भी लिख लो। क्षेत्र बताइए, राज्य बताइए, कौन सा राज्य में पाया जाएगा? असम, क्योंकि बाकी के सारे कैसे हैं? पर्वतीय प्रदेश हैं, अपन ने पढ़ लिया उनके बारे में।
अब लिखो, अगली हेडिंग डालो, संरचना के आधार पर मैदानी भाग का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर मैदानी भाग का वर्गीकरण। अब इसमें अपन कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। डायग्राम बनाओ। पर्वत, ठीक है, पर्वत से नदी निकलेगी, इरोड करती हुई आएगी, अपरदित करती हुई आएगी, तो मोटे मोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं वो क्या जम जाएंगे पदेन क्षेत्र में, मतलब कि पहाड़ के पैरों में। तो ये क्या अपने मोटे मोटे जो हैं पत्थर यहाँ जमा हो जाएंगे। नदी आएगी, इन पत्थरों में से आएगी तो इनके ऊपर नहीं बहेगी, ठीक है, पत्थरों की ऊंचाई ज़्यादा ज़्यादा होगी तो नदी क्या है इन पत्थरों के नीचे से होकर के बहेगी, तो कुछ पल के लिए नदी क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इस जगह को, ये जो क्षेत्र पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। कितने किलोमीटर में विस्तृत होते हैं, 8 से 15 किलोमीटर, 8 से 15 किलोमीटर। अब इसके बाद भाबर के बाद फिर नदियां यहाँ से दिखना शुरू होती हैं अपने को। पहले तो नदियां यहाँ से आई, अदृश्य हो गई, इसके बाद इन पत्थरों में से जब पत्थर हट जाएंगे तो फिर यहाँ से नदियां फिर से अपने को दिखना शुरू होंगी। ठीक है, ये जो दिखना शुरू होंगे ये वाला क्षेत्र होगा, क्या बोलेंगे इसको, तराई बोलेंगे। कितना, 15 से 30 किलोमीटर। अब ये नदियां आगे बढ़ेंगी, तो यहां पर मैदान का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, मैदान के अलावा जो किनारे होंगे इसके वो कैसे होंगे, ऊंचे ऊंचे होंगे, क्योंकि देखो नदी आएगी, कई बार नदी का प्रवाह तेज होता है, तो नदी क्या है पहले तो इतनी बहरी है, प्रवाह तेज हो गया तो चौड़ाई बढ़ जाएगी नदी की, चौड़ाई बढ़ती जाएगी, पर एक मोमेंट आता है जहाँ पे नदी सर्वाधिक चौड़ी होती है, कि नदी में बाढ़ आई थी एक टाइम पे, तो इतना बड़ा हिस्सा जो है इसने इस कमरे जितना काट दिया जब बाढ़ का टाइम आया था। ठीक है, अब क्या नदी नॉर्मल फ्लो कर रही है तो सिर्फ इतना ही फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस ये वाला फ्लो है नदी का, ये तो नदी का पथ हो गया। नदी के ये टेबल बेंच वाला जो जगह है इसको तो कहते हैं खादर। ठीक है, जहाँ पे नदी के बारीक अवसाद पाए जाते हैं, जो किस टाइम पे लेकर के आई थी, वो बाढ़ के टाइम पे लेकर के आई थी, उन अवसादों को यहाँ साइड में पटक दिया, अब वो बीच में से बह रही है, बाढ़ का टाइम हट गया। इसके बाद इस खादर के अलावा यहाँ पे तो बारीक अवसाद और नए जलोढ़ अवसाद पाए जाते हैं, इसके अलावा जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है पुराने अवसाद होते हैं, जो नदी बहुत पहले लेकर के आई थी, जो कि बाढ़ वाले क्षेत्र से बाहर वाला जो क्षेत्र है उसमें जो है वो पड़े, इस दीवार के उधर की तरफ पड़े। और इस दीवार के उधर के अलावा भी जो है भूड़ पाया जाता है। ठीक है, उस भूड़ में क्या होता है कि जब नदी बहती है तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों के बीच मिट्टी रहती है, तो उन मिट्टी को तो वो बहा के ले जाती है, तो वो क्या कंकड़ पत्थर रह जाते हैं सिर्फ वहाँ पर। तो वो जो होते हैं भूड़ कंकरीले बड़े बड़े मोटे पत्थरों वाले जो एरिया होता है, मतलब ये नदी का विस्तार की बात चल रही है। ये नदी है अपनी, पहले तो वो इतनी बह रही थी, नदी में बाढ़ आई, इस कमरे जितनी बहनी शुरू हुई,
ठीक है। बाढ़ आने के बाद जो किनारे के और पत्थर थे उनमें से मिट्टी बहा करके ले गई वो, तो जो पत्थर रह गए वो तो क्या बचे, भूड बचे। उसके बाद जो वहाँ पे ये वाला जो मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र है, भूड के बाद वाला जो क्षेत्र है जिसमें पुराने जलोढ़ अवसाद पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांगर के बाद क्या शुरू हो जाते हैं, ये वाली जो जगह है वो क्या है, खादर है, जहाँ पे नदी क्या है, बाढ़ के समय जो नए अवसाद लेकर के आई थी पहाड़ों से। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है। समझ में आया? तो ये अपनी नदी है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ बारीक अवसाद है वो तो खादर, इसके बाद बांगर और उसके बाद भूड। अब ये नदी आगे बढ़ गई और आगे बढ़ कर क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। कि मतलब ये नदी फिर से अलग 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 धाराओं में डिवाइड हो जाएगी। इन धाराओं के बीच में ये जो जगह है इनको क्या कहते हैं, डेल्टा। सर्वाधिक अवसादों का जमा होता है यहाँ पे, दलदली मिट्टी पाई जाती है, हमेशा नमी बनी रहती है। तो क्या समझ में आया? गिरिपद, हाँ यही तो गिरिपद है, यही गिरिपद है। ये वाला जो गिरी, गिरी यानी पहाड़, पद यानी पैर, तो पहाड़ का पैर उसी को गिरिपद कहते हैं। नदी निकली, किसमें घुसी, पहले तो भाबर में घुसी, पथरीले रास्ते में घुसी, अदृश्य हो गई कुछ देर के लिए। कितनी दूरी दूरी के लिए, 8 से 15 किलोमीटर तक नदी नहीं दिख रही। 8 से 15 किलोमीटर बाद फिर नदी दिखना शुरू हुई। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। तराई मतलब समझ जाओ, ऐसे तराई नहीं करते अपन, तराई मतलब किसी भी जगह को गीला करना, पानी की तराई करते हैं। तो तराई क्या होती है कि वही पानी के जो वाटर फ्लो अपने को दिख रहा होता है, ऊपर से पानी डाला तो नीचे तक वो आ रहा है। ठीक है, ऊपर से पानी नीचे तक आ रहा है, तो क्या रीजन है, तराई रीजन है। तराई करता हुआ आ रहा है पूरा जमीन की। कितने किलोमीटर में तराई हो रही है, 15 से 30 किलोमीटर में तराई हो रही है। फिर वो आगे आकर के एक जगह पूरी नदी बन जाती है, फिर वो बहना शुरू करती है। तो जहाँ से वो बह रही है, तो ये वाला जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो तो क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। खादर के बाद वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला बांगर कहलाता है। और बांगर में जो मोटे मोटे जो पत्थर पड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भूड कहते हैं, जो कि इसमें खेती वगैरह संभव नहीं है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा होता है, खादर रीजन होता है। ठीक है, तराई में क्या खेती हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि तराई में वनस्पति बहुत ज़्यादा घनी पाई जाती है। क्योंकि जैसी नदी निकलती है, पत्थर, पत्थर के बाद यहाँ पे तराई हुई, तो यहाँ पे बड़े बड़े जंगल और वनस्पति, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे और वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे आकर क्या, लास्ट में नदी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ जाती है, कहीं उसको वेग कम हो जाता है। इसके अलावा वो क्या करती है, अवसाद इतने भारी होते हैं उसके साथ में कि वो जब इधर आती है तो यहाँ पे अवसाद गिरने लगते हैं। अवसाद गिरने लगते हैं तो अवसाद क्या है कि इतने सारे हो जाते हैं कि अवसाद उसने इकट्ठे किए, तो अवसादों की वजह से ही नदी का डिवाइडेशन हो जाता है। कि नदी में कीचड़ था, कीचड़ ला करके आगे कीचड़ इकट्ठा होता गया, और उस कीचड़ के बाद नदी उस कीचड़ के या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है। ठीक है, तो ये अपना क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो अभी इसमें लिख लिया, भावर लिख लिया, तराई लिख लिया। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं खादर। ये वाले जो कंकड़ वाला जो क्षेत्र है, भूड और बांगर, और ये वाला डेल्टा। और कोई टर्म रह गई, चो और चोस आपको लिखवाया था कल मैंने। मैदान होता है चो, चोस क्या होती है, धाराएं होती हैं। चो मैदान होता है, तो ये वाला जो मैदान है ना, ये चो ही कहलाता है। मैंने क्या चो की क्या परिभाषा बताई थी, शिवालिक में, दक्षिणी ढाल में बरसात की वजह से अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है।
तो वही बात चल रही है, शिवालिक में बरसात की वजह से अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब इन धाराओं का निर्माण हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि शिवालिक में पत्थर नहीं मिलेंगे और पहाड़ों में मिलेंगे। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं इसका, कि ये जो जोग्राफिकल टर्म है ये क्या है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ से पत्थरों से निकली, पत्थरों से निकलने के बाद जो अस्थायी धारा है आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद क्या किया उसने, पथरीले मैदान का निर्माण किया। तो इस पथरीले मैदान को क्या बोलेंगे, चो बोलेंगे, और इन अस्थायी धाराओं को क्या बोलेंगे, चोस बोलेंगे। ठीक है, अब ये तुम चाहे गंगा पे अप्लाई कर लो, चाहे यमुना पे अप्लाई कर लो, चाहे तुम सिंधु पे अप्लाई कर लो, चीज़ें सारी यही रहने वाली है। सिंधु तो खैर मानसरोवर झील से निकलती है, इसके पास एक ग्लेशियर है बोखरचू, वहाँ से निकलती है। तो लिखो, फिर इसमें लिखो। अभी नहीं समझ में गए, आ गए कि इनकी डेफिनेशन भी लिखवाऊँ एक एक की, हैं लिख लो यार। तुम्हें कुछ दिनों बाद ये पता नहीं चलेगा, ना डायग्राम समझ में आएगा और ना ही भूड समझ में आएगा। डायग्राम बनाओ, डायग्राम के नीचे लिखना शुरू करो फटाफट से। 9:58 हो गए। ये लिख लिया मैदान पूरे। क्या चीज, क्या सेल्टोस टॉप मॉडल किसके पास लेना है, क्या तेरे को थार लेना है? अरे थार जिम्मी लेनी है, हाँ तो और क्या देखो सपने तो होने चाहिए, सपने नहीं है तुम्हारे पास जीवन में तो जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। तो बिना सपने के, और सपना भी क्या है, सपने में क्या है, देखो बड़ा देखो। हाँ, कि अब तुमने तो थार बोला, मैं तो कहूँगा जीप रैंगलर का सपना देखो, तब जाके थार मिलेगी। थार का देखोगे तो जिप्सी मिलेगी, और जिप्सी का देखोगे तो फिर कोई 800 मिलेगी, 800 का देखोगे तो कोई ठेला वेला मिलेगा, ई रिक्शा वही घूमेगा आ रहा है। तो सपना क्या देखना है, बड़ा देखना है। कि मतलब कोई तुम्हारे सपना सुने ना तो उसको हंसी आए, अच्छा कैसे करे वो, अच्छा तेरे को ये चाहिए। डिफेंडर का सपना देखो, जी वैगन का सपना देखो, सपना देखना तो रोल्स रॉयस का देखो, रोल्स रॉयस का। तब अरे देखने में क्या जाता है कोई दिक्कत नहीं, क्यों बन नहीं सकती क्या? पर इस नौकरी में तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों। इस नौकरी में अगर तुम सोचो डिफेंडर आ जाए तो भूल जाओ। इतना पैसा हो सकता है डिफेंडर खरीदने जितना, पर तुम ले नहीं सकते हो डिफेंडर। तुम एसडीएम बन के, कलेक्टर बन के भी डिफेंडर नहीं ले सकते, क्योंकि जिस सरकार के लिए तुम काम कर रहे हो ना, 10 साल बाद दिल्ली से ले आओगे नौकरी करके। पता है तुझे कि अपने को भी लगता है जहाँ पे तहसील में, थाने में, पता है क्या होता है कि तुम में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन सैलरी आएगी जो तो आएगी। इसके अलावा डेली का गल्ला किसका सबसे ज़्यादा होता है, और थाने में जिसका डेली का गल्ला सबसे ज़्यादा होता है ना, उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होती है। जो जितना करप्टेड होता है, जितना है ना, और जो जितना बेकार होता है। अब अगर तुम्हारे जैसे एसआई या सीआई डिफेंडर खरीद के ला रहा है 10 या 15 साल बाद, तो तुम्हारे जितने भी सीनियर है ना, उनके चुल मचेगी। क्या मचेगी? चुल, कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो जिनको पैसे तुम ले जाके बड़े प्यार से, सर लो आपके लिए आया, सर आपके लिए हुआ है, तो वही तुम पे जो है ना इंक्वायरी बिठा देगा कि इसके पास 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने का पैसा कहाँ से आया। क्योंकि एक ऐसा ही अपने कम से कम 7, 8, 9, 10 जिंदगी जिए ना, तब जाकर के कोई डिफेंडर के चांसेस बनते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो बनो क्या, बिजनेसमैन, या फिर बनो क्या, मास्टर। क्या बनो? मास्टर बनो। तो ये 2 चीजें तो तुम्हारे सपने पूरे कर सकती हैं। मास्टर में ये वाला मास्टर नहीं, वो ऐसा मास्टर, कॉलेज प्रोफेसर भी नहीं, टीचर, फैकल्टी, किसी भी सब्जेक्ट की क्या बनो, फैकल्टी। और किसी भी अच्छी कोचिंग में या तो पढ़ाओ या खुद की कोचिंग शुरू करो। अब ये सारी चीज़ इतनी आसान नहीं है शुरू में, समझ रहे हो। आज अगर स्प्रिंग बोर्ड की तुम बात करी जाए तो स्प्रिंग बोर्ड में सुपर कार्स खड़ी हैं,
करोड़ के ऊपर की गाड़ियां खड़ी हैं। तो क्या, एक तो इनके पास देखने को मिलेगी तुमको, एक कहाँ देखने को मिलेगी, बिजनेस क्लास के पास देखने को मिलेगी। और जयपुर में कोई कलेक्टर नहीं है जिसके पास डिफेंडर या फिर मर्सिडीज या BMW 1 करोड़ से ऊपर के लिए घूम रहा हो। ठीक है, तो जवाब देना पड़ता है सरकार को। तो लोग ना महंगी महंगी घड़ी पहनने से ही बचते हैं। तुम्हारे पास महंगी घड़ी होगी पर तुम उसको ऑफिस में नहीं पहन करके जाओगे। तुम्हारे पास 1.5 लाख की 2 लाख की रोलेक्स होगी, पर उस रोलेक्स को तुम वहाँ पे जाकर के नहीं पहन सकते हो, क्योंकि सबकी नज़र रहती है तुम्हारे ऊपर। सब बैठे हुए हैं तुम्हारा शिकार करने के लिए। अब लिखो फटाफट से, बातों में लगा ले तो। वर्दी, वर्दी, बस वर्दी चाहिए। लिखो, भाबर लिखो। गिरिपद में बड़े अवसाद, गिरिपद में बड़े अवसाद। ये नौकरी ब्रेजा के सपने के लिए ठीक है, थार के सपने के लिए भी ठीक है, फॉर्च्यूनर भी थोड़ा सा मामला हैवी हो जाता है। ब्लैक कलर की अब तुम लिखो, भाबर लिखो। लिख लिया, गिरिपद में बड़े अवसाद। अगला इसमें एक पॉइंट लिख दो, नदी अदृश्य, नदी अदृश्य। अगला लिखो तराई, तराई में लिखो पुनः सतह पर, नदी पुनः सतह पर, नदी पुनः सतह पर। गहन वनस्पति, वन्यजीव, गहन वनस्पति वन्यजीव। पंजाब और यूपी में कृषि। अगला लिखो खादर, बाढ़ के मैदान में नए जलोढ़ अवसादों का जमाव, बाढ़ के मैदान में नए जलोढ़ अवसादों का जमाव। पंजाब में बेट कहते हैं, पंजाब में बेट, नॉट बैट, बेट। पंजाब में क्या कहते हैं, बेट। ठीक है। अत्यधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि, अत्यधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि उत्पादन। अगला लिखो बांगर, बेट, बेट। लिखो पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान, पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान। कैल्शियम के पत्थर पाए जाते हैं, कैल्शियम के पत्थर या पिंड पाए जाते हैं। कैल्शियम के पिंड या पत्थर पाए जाते हैं। उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च, 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 हाई। सर्वोच्च नहीं, सर्वोच्च तो खादर में पाए जाएंगे। उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च कृषि उत्पादकता। पंजाब में इन्हें क्या कहते हैं, धाया, पंजाब में धाया कहते हैं। अगला लिखो भूड, अगला लिखो भूड।
ये वाला भूड। बड़े बड़े कंकड़ व पथरीले पत्थर युक्त भूमि। बड़े बड़े कंकड़ पथरीले पत्थर युक्त भूमि अनुपजाऊ, कृषि असंभव। बड़े बड़े कंकड़ पथरीले पत्थर युक्त भूमि अनुपजाऊ। लिखो डेल्टा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है अपने यहाँ पे डेल्टा का? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, लिखो डेल्टा। डेल्टा में लिखो कई धाराओं में विभाजित नदियों द्वारा कई धाराओं में विभाजित नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण। निक्षेपण समझते हो? ड्रॉप कर देना, अवसादों को छोड़ देना। कई धाराओं में विभाजित नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण। ठीक है, एग्जाम्पल करके लिखो सुंदरबन डेल्टा। अब इसके नीचे 2 एरो बना देना, इधर लिखना उच्च भूमि, इधर लिखना निम्न भूमि। सुंदरबन डेल्टा में भी एक तो होती है उच्च भूमि, एक होती है निम्न भूमि। उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चर। सुंदरबन डेल्टा में जो उच्च भूमि पाई जाती है उसको कहते हैं चर, और निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बील। बील 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 का जूस वाला बील। अब आ गया समझ में? तो कितने पेज लिखवा दिए आज? दो पेज? अरे तेरे नहीं पूछ रहा मैं, तेरे तो 2 भी थोड़ी ज्यादा लिख दिए। तो